हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसमें आप पढ़ेंगे जो ब्रिटिशर्स थे वो जब इंडिया में आए थे तो वो किस पर्पज से आए थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कैसे किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमारी कंट्री पर अपना शासन कैसे जमाया। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में से आपसे कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें से स्पेशली 1 मार्क के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आते हैं, और कई बार क्या होता है 1 मार्क के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐड करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको उनके आंसर्स पता होंगे तो आप उनका आंसर क्रिएट करके लिख पाएंगे। ठीक है, और उसके लिए जरूरी है कि आप ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। देखिए औरंगजेब जो थे वो क्या थे, मुगल रूलर में सबसे पावरफुल वो थे, वो भी लास्ट यानी अंतिम। औरंगजेब जो थे वो अंतिम मुगल शासक थे, वो भी शक्तिशाली। ऐसा नहीं है कि उनके बाद मुगल शासक थे नहीं, उनके बाद में मुगल शासक थे, लेकिन यहाँ पे आप एक वर्ड ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, पावरफुल यानी शक्तिशाली। औरंगजेब जो थे वो आखिरी सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह रहे हैं। ठीक है, ही स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नोन एज इंडिया। ठीक है, उन्होंने क्या करा, इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट पर अपना कंट्रोल करके रखा हुआ था। ठीक है, उनकी कंट्रोल में इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट यानी इंडिया के मोस्टली पार्ट जो थे उनके कंट्रोल में थे। उन्होंने अपना उस पे कंट्रोल जो एस्टेब्लिश कर रखा था। आफ्टर इज दैट इन 1707। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद, जो उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। तो आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि एक 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो आपको बताना पड़ेगा कि उनकी जो मृत्यु है वो कब हुई, 1707 यानी 1707 में। Many Mughal governors, Subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdom. देखिए जो औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तो उनके बाद जो उनके मुगल सूबेदार थे, ठीक है, सूबेदार कौन होते हैं, जमींदार कौन होते हैं, ये सब आप 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो सब क्या थे, अपनी ताकत दिखाने लगे थे क्योंकि उन्हें पता था उनके ऊपर जो हेड है वो नहीं है। ठीक है, औरंगजेब जब नहीं रहे तो उसके बाद क्या हुआ, जो मुगल सूबेदार थे और जो जमींदार थे उन लोगों ने अपनी पावर्स को शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया और अपने एरिया में, ठीक है, अपनी रियासतों जो थी उनकी जो रीजनल एरिया थे उनको कायम करना स्टार्ट कर लिया था। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र रूप में नहीं रही। देखिए जैसे जैसे क्या हुआ, जो लोकल रूलर थे, जो सूबेदार वगैरह थे, जमींदार थे, जब ये लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गए तो इन्होंने अपने अपने पार्ट में, जिस जिस एरिया में ये थे उसी पार्ट में क्या होता कंट्रोल करना उसको अच्छे से स्टार्ट कर दिया था। तो जिसके वजह जो दिल्ली एक मेन सेंटर हुआ करता था वो एक मेन सेंटर नहीं रहा, इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा। कब से, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद से। उससे पहले जो था दिल्ली जो था वो एक मेन सेंटर था। ठीक है, मेन सेंटर था, वहीं से मतलब औरंगजेब जो थे वो पूरे उसको जितने पार्ट उन्होंने कंट्रोल कर रखा था उसको गवर्न करते रहते थे। ठीक है, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी however new power was emerging on the political horizon, the British। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक यानी आधे तक, क्या हुआ, एक और राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत आने लगी थी। मतलब पहले तो औरंगजेब थे, उसके बाद जो थे औरंगजेब के बाद ये जमींदार सूबेदार इन लोगों ने अपनी ताकत दिखाई। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ही एक 18th सेंचुरी के हाफ से ही, बीच से ही क्या हुआ था, एक नई पावर जो थी वो इंडिया में आ गई थी। ठीक है, जिसका नाम था ब्रिटिश। ठीक है, अंग्रेज जिन्हें आप कहते हैं ना, अंग्रेज जो थे वो हमारे इंडिया में आ चुके थे और उन्होंने अपनी पावर को शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया था। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे और यहाँ के इलाकों पे कब्जा करने में उनको कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मतलब जब वो इंडिया में आए थे तो उनका कोई ऐसा मेन मोटिव नहीं था कि वो इसके ऊपर कब्जा कर लें या इस पर अपना शासन चलाएं। वो सिर्फ यहाँ पर क्या करने आए थे, पहले व्यापार करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाने आए थे। ठीक है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से ही थोड़े टाइम बाद ही क्या हुआ था, इंडिया के पूरे इंडिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और कब्जा करने के बाद वो इसके शासक बन गए थे। ठीक है, ऐसा क्या हुआ
कि उन लोगों के पहले तो हमने पढ़ा कि भाई उनके मन में ये था ही नहीं कि वो इंडिया के ऊपर कब्जा करें, ठीक है, या वो तो सिर्फ यहाँ पे क्या करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, व्यापार करने आए थे, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनके माइंड में ये चीज आई कि अब उन्हें इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पिक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पिक्चर के बारे में आपको कुछ बताया हुआ है। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर कंटिन्यू टू बी सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट। देखिए औरंगजेब, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, औरंगजेब के बाद जो है यहाँ पे कोई भी पावरफुल मुगल रूलर नहीं था। मुगल रूलर तो थे लेकिन पावरफुल नहीं थे। औरंगजेब जो थे वो आखिरी पावरफुल मुगल बादशाह थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने क्या करा, मुगल बहादुर शाह जफर को अपने नेता मान लिया। तो देखिए आप जब 1857 के रिवॉल्ट के बारे में जो बताया हुआ है आगे आपको पढ़ने को मिलेगा इसकी बुक में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ रफली क्या होता है। 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, वैसे तो औरंगजेब के बाद अगले जो बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वो पावरफुल नहीं थे। लेकिन जो विद्रोह करने वाले लोग थे उन लोगों ने क्या करा था, विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। और उनका मानना ये था कि अब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद जो भारत की बागडोर है वो बहादुर शाह जफर ही संभालेंगे, ठीक है। लेकिन जब कंपनी ने क्या, जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे जफर के सामने ही उनको मार डाला। तो देखिए फिर क्या हुआ था, जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था इसमें क्या हुआ था, बहादुर शाह जफर रेडी हो गए थे, ठीक है, वो इनको लीड करने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, जब कंपनी ने ये जो विद्रोह था इसको कुचल दिया, यानी इसको खत्म कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, बहादुर शाह जफर को इस चीज के लिए फोर्स किया कि वो क्या करें, इस कंट्री को छोड़कर यहाँ से चले जाएं, अपने राज्य को छोड़ दें। और जो उनके बेटे थे, बहादुर शाह जफर के बेटे, उनको उन्हीं की आंखों के सामने उन्होंने मार दिया था गोली से, ठीक है, शॉट कर दिया था, जिससे कि उनके बेटे जो थे वो तभी मर गए। जिसके बाद जो मुगल एम्पायर था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो आखिरी पावरफुल बादशाह जो रहे थे वो थे औरंगजेब, उनके बाद थे बहादुर शाह जफर। लेकिन बहादुर शाह जफर सिर्फ एक बादशाह बन के रहे, वो कभी भी पावरफुल नहीं रहे, ठीक है। और उनके जो बेटे थे उनको उन्हीं की आंखों के सामने मार दिया गया था, जिसके बाद जो मुगल एम्पायर था वो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना या आगमन। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अंग्रेजों के यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित की गई कंपनी का नाम है, ठीक है। और ये कब, कहाँ पे इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1600 में, सन 1600 में, जैसा चल रहा है सन 2020 ऐसे 1600 में क्या था, इस कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था, जो इंग्लैंड की महारानी थी, जो वहां की शासक थी क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है, उन्होंने उनसे एक चार्टर ले लिया था। चार्टर क्या होता है, चार्टर होता है एक तरीके से कोई भी फरमान या फिर जो होता है ना रॉयल ऑर्डर, ठीक है, जो राजा महाराजाओं द्वारा या रानी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक चार्टर उन्होंने उनसे ले लिया था और उसमें लिखा था ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, ठीक है। और उन्होंने उनसे ये परमिशन ले ली थी कि ईस्ट की तरफ जाकर व्यापार करने का जो सोल राइट होगा, सोल राइट मीन्स अकेले का उन्हीं का अधिकार होगा, और उसके अलावा और कोई जो कंपनी है इंग्लैंड से कोई और कंपनी है वहां पर ईस्ट की तरफ जाकर व्यापार नहीं करेगी, ठीक है। तो उन्होंने ये चार्टर अपनी रानी से यानी क्वीन एलिजाबेथ वन से ये ले लिया था, ताकि वो क्या कर सके, ईस्ट में जाए और जाकर क्या कर सके, व्यापार कर सके, और इंग्लैंड की कोई और कंपनी जो है वो ईस्ट की तरफ ना आए, ठीक है। दिस मीन्स दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब क्या था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ईस्ट में जाकर compete नहीं करेगी, प्रतिद्वंदिता नहीं करेगी, ठीक है, उनको कंपटीशन नहीं देगी। इंग्लैंड की सिर्फ एक ही कंपनी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि वहां पर जाकर व्यापार करेगी। With this charter, the company could venture across the ocean looking for new lands from which
it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. इस चार्टर के साथ साथ उन लोगों को इस चीज का अधिकार भी मिल गया था कि वो समुद्र पार करके नए जगहों पर जा सकते हैं और वहां से सस्ती दामों में चीजों को खरीद कर यूरोप में लाकर उन्हें ऊंची कीमत पे यानी महंगी प्राइजेस पर बेच सकते हैं। तो मेन आपको मोटिव समझ में आया कि उन्होंने ये चार्टर क्यों लिया था इंग्लैंड की महारानी से? इन्होंने इसलिए लिया था ताकि वो अकेली कंपनी होगी जो ईस्ट की तरफ जाके व्यापार करेगी और इंग्लैंड की कोई और दूसरी कंपनी जो है वहां पर नहीं आएगी। ठीक है, और जब वहां पर नहीं आएगी तो उनको अपना एक अधिकार होने का यानी अकेले का अधिकार होने का फायदा मिलेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा सारा वो अकेले उन्हीं को ही मिलेगा, कोई और कंपनी तो वहां पर होगी ही नहीं उनके साथ प्रॉफिट्स को बांटने के लिए या उनको कंपटीशन देने के लिए। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या था, एक तो उन्हें ये राइट मिल गया था कि वो समुद्र पार करके जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, दूसरी जगहों से सस्ती कीमत में चीजों को खरीद कर महंगे प्राइसेस पर बेच सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज थी कि वो क्या कर सकते हैं, समुद्र पार करके दूसरी जगहों से सस्ती दामों में चीजों को लाकर अपनी कंट्री में बेच सकते हैं। दूसरा, द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। दूसरा उनको क्या था कि कोई दूसरी ट्रेडिंग कंपनी जो है इंग्लिश वो वहां पर नहीं आएगी और उनको क्या करेगी, कंपटीशन नहीं देगी, तो उन्हें इस चीज का डर भी नहीं था। Market and trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। ठीक है, इस तरीके से जो व्यापार करना होता है, जब क्या होता है कि कोई और कंपनी उनको कंपटीशन नहीं देगी, ठीक है, उनको कॉम्पीट नहीं करेगी, उनके प्रॉफिट्स को नहीं बांट पाएगी, तो इस तरीके से जो व्यापार करना होता है इसको बोलते हैं मर्केंटाइल ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही जना होता है और वही क्या करता है, सारे प्रॉफिट्स इसी के ही होते हैं और वो अकेला व्यापार करता है, उसके साथ कोई दूसरी कंपनी जो है आके व्यापार नहीं करती और उसको कॉम्पिटिशन नहीं देती। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी, 1600 में हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंग्लैंड की महारानी से जो एलिजाबेथ थी उनसे एक चार्टर लेकर आए थे। ठीक है, उस चार्टर में क्या लिखा हुआ था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी जो है वो ईस्ट साइड पे जाकर व्यापार नहीं करेगी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो व्यापार करेगी, वही समुद्र को पार करके दूसरी जगह पर जा सकती है। ठीक है, सस्ती चीजें दामों पर चीजों को खरीद सकती है और खरीद कर उनको यूरोप में लाकर महंगे दाम पर बेच सकती है। और उनको क्या था, दूसरा किसी भी कंपनी का कोई भी डर नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि वो एक अकेली कंपनी है जो वहां से जाकर ईस्ट की तरफ व्यापार करने वाली है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई इंग्लैंड की बात कि भाई इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी वहां पर नहीं आएगी। तब तो क्या हुआ, जब इंग्लैंड की जो कंपनी थी, ये जो इंग्लैंड के लोग थे ये यहाँ पर जब आए, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। देखिए, ये जो रॉयल चार्टर था ये सिर्फ इंग्लैंड की महारानी ने दिया था और ये इंग्लैंड के लिए ही था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी जो है वो यहाँ पर इस साइड पे आकर व्यापार नहीं कर सकती। लेकिन ये जो है, ये जो चार्टर दिया गया था ये बाकी देश जो यूरोपियन पावर्स थी उनको थोड़ा ना रोक सकता था। ठीक है, कि जो और बाकी यूरोपियन पावर्स है वो तो आके यहाँ पे व्यापार कर सकती थी, क्योंकि ये चार्टर तो सिर्फ इंग्लैंड के लिए था और सबके लिए थोड़ा ना था। ठीक है, तो यहाँ पे बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन। जो फर्स्ट इंग्लिश शिप था, ठीक है, वो क्या हुआ, अफ्रीका के किनारे से होते हुए केप ऑफ राउंड होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए फिर इंडियन ओशन को पार करते हुए यहाँ पर आया। ठीक है, तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि द पोर्टुगीज हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने देखा कि जो पुर्तगीज है, जिन्हें हिंदी में पुर्तगाली कहते हैं, पुर्तगाली जो है वो पहले से ही भारत के वेस्टर्न पार्ट में यानी पश्चिमी हिस्से पर, पश्चिमी वेस्टर्न कोस्ट पर आ चुके हैं और आकर अपनी प्रेजेंस जमा चुके हैं। तो जैसे कि इंग्लैंड को लग रहा था कि वो पहली कंट्री होगी या पहली कंपनी होगी जो वहां पर जाएगी और व्यापार करेगी, तो उनका ये सपना जो था वो थोड़ा कहीं ना कहीं टूट गया। ठीक है, क्योंकि जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पुर्तगीज जो है वो पहले से ही प्रेजेंट हैं उनके आने से पहले। ठीक है, और उन्होंने अपना जो पुर्तगीज थे उन्होंने अपना बेस कहाँ बना रखा था, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो कि गोवा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुर्तगीज जो थे वो इंग्लैंड से पहले इंडिया में आ चुके थे। ठीक है, और इंग्लैंड की जो कंपनी थी, इसलिए कंपनी उनको जो लगता था कि वो पहली बार यहाँ पे जाएंगे और व्यापार करेंगे, सारा प्रॉफिट कमाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके आने से पहले ही पुर्तगीज जो थे वो यहाँ पर आ चुके थे और उन्होंने अपना बेस जो है वो जमा चुके थे, कहाँ पर, गोवा पे।
इनफैक्ट इट वाज द वास्को डी गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। ठीक है, एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे, ठीक है, पुर्तगाली नाविक थे, वो एक्सप्लोरर थे, उन्होंने क्या करा था, पहले ही यहाँ पर भारत में आने के लिए समुद्री रास्ते की खोज कर ली थी 1498 में। तो आपके पास ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि भारत की खोज किसने की थी पहले, तो उनका नाम आप क्या लिखेंगे, वास्को दी गामा, और कब की थी उन्होंने, 1498 में। ठीक है, और ये अंग्रेजों के आने से बहुत पहले हो चुका था। अंग्रेज जो थे वो 1600 के आसपास इंडिया में आए थे, और जो पुर्तगाली थे वो भारत में 1498 के करीब, जब वास्को दी गामा ने सी रूट ढूंढ लिया था इंडिया तक आने के लिए, तो उस टाइम के आसपास ये लोग आ चुके थे। ठीक है, तो ये तो थे कि पुर्तगीज भी यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर डच जो थे, ठीक है, बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन, soon the French traders arrived on the sea। ठीक है, तो देखिए पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद जो डच थे, डच के लोग भी जो थे वो यहाँ पर आ चुके थे व्यापार करने के लिए। इसके अलावा जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे, ठीक है, वो भी यहाँ पर आ चुके थे। तो मतलब जो इंग्लैंड की सोच थी कि वो पहली बार जाएंगे वहां पे सारा व्यापार करेंगे, तो वो नहीं हो पाया। उन्हें ऑलरेडी कंपटीशन देने के लिए यहाँ पर पुर्तगीज, ठीक है, डच और फ्रेंच प्रेजेंट थे। ठीक है, तो द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। अब उस टाइम की सबसे बड़ी परेशानी क्या थी, ठीक है, उस टाइम की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि जितनी भी कंपनी थी, चाहे वो पुर्तगाल की हो, ठीक है, चाहे वो डच की हो, चाहे वो फ्रेंच की हो, ठीक है, उन सभी को क्या चाहिए था, एक जैसी चीजें चाहिए थी, वो सब एक जैसी चीजें खरीदने में इंटरेस्टेड थे। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। देखिए इंडिया के अंदर जो है कॉटन यानी कपास, ठीक है, सूती जिसे आप कहते हैं, एंड सिल्क यानी रेशम, जो है वो बहुत बड़े लेवल पर उगाया जाता था या पैदा किया जाता था, ये समझ लीजिए आप, या प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है, और उसकी ना एक बहुत बड़ी मार्केट जो थी वो यूरोप में थी, यानी यूरोप में उनका अच्छा व्यापार होता था कॉटन का और सिल्क का। इसके अलावा जो इंडियन स्पाइसेस थे लाइक पेपर, ठीक है, काली मिर्च, क्लोव्स यानी लौंग, कार्डेमम और सिनेमन, ठीक है, इन सब चीजों का व्यापार, जो ये सब मसाले जो थे वो यहाँ पर खरीदने के लिए आया करते थे। सभी कंपनियां यही चीज चाहती थी, क्या चाहते थे, सूती कपड़ा चाहते थे, रेशम चाहते थे, ठीक है, इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, कार्डेमम यानी इलायची, और सिनेमन यानी दालचीनी। ठीक है, इन सब चीजों की जो थी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी, जिसकी वजह से ये सारी कंपनियां जो है वो इन्हीं चीजों को ही खरीदने में इंटरेस्टेड थी, वो सारी कंपनी इन्हीं चीजों को खरीदना चाहती थी। ठीक है, कंपटीशन अमॉन्ग्स द यूरोपियन कंपनी इनवाइटेबली पुश्ड अप द प्राइजेस एट व्हिच दीज गुड्स कुड बी परचेज। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब कोई चीज ज्यादा डिमांड में होती है, ठीक है, तो ये चीज आपने देखी भी होगी कि जब जिस चीज की डिमांड जो होती है बहुत ज्यादा होती है, तो उस चीज के प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे इन सारी चीजों के प्राइसेस जो थे, कॉटन के, सिल्क के, क्लॉव्स, कार्डिमम, पेपर, सिनेमन, इन सब चीजों के प्राइसेस होते वो अपने आप ही हाई होने लग गए थे, बढ़ने लग गए थे प्रॉफिट की वजह से, वो सॉरी किसकी वजह से, कंपटीशन की वजह से। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। अब जिस चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है, प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ था, इन सारी कंपनियों को जो प्रॉफिट था वो अपने आप ही धीरे धीरे कम होने लग गया था। मान लीजिए पहले वो चीज 2 रुपए में खरीदते थे, ठीक है, एक ही कंपनी थी, जाके उसे 5 रुपए में बेच रही थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, 2 रुपए में खरीदा, 5 रुपए बेचा, 3 रुपए प्रॉफिट उनका। अब क्या हुआ, दूसरी कंपनी आ गई, उनने बोला कि क्या हुआ, 2 कंपनियों में बंटने लग गए, तो भाई जो ट्रेडर्स, जो व्यापारी होते हैं, उनको दिखने लगता है कि उनकी चीज की डिमांड जो हो रही है ज्यादा हो रही है, तो वो क्या करते हैं, अपनी चीजों के प्राइसेस बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने 2 की जगह 3 कर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, अब वो खरीदेंगे तो तब भी, लेकिन उनका प्रॉफिट जो पहले 3 रुपए होता था, अब वो कितना होगा, सिर्फ 2 रुपए होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, इन चीजों की डिमांड बढ़ी, ठीक है, वैसे वैसे इन कंपनीज का जो प्रॉफिट था वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिशिंग बाय वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स। अब जो कंपनीज थी उनके पास एक ही तरीका था अपने व्यापार को बढ़ाने का, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने का। वो तरीका ये था कि वो क्या करे, दूसरी कंपनी को जो है वो खत्म कर दे या हटा दे।
ठीक है। अब मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 लोग प्रॉफिट बाँटने वाले हैं, अब तो दोनों के पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो उसको हटा दे पहले वाले को, या पहले वाला दूसरे को हटा दे। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो कंपनी के पास एक लास्ट तरीका बचा था अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करने का, वो एक यही तरीका बचा था कि वो क्या करे, जो दूसरी कंपनियाँ हैं उनको एलिमिनेट कर दे, उनको खत्म कर दे, ठीक है। अब क्या हुआ, एलिमिनेट करने के लिए भी उन लोगों ने अलग-अलग तरीके अपनाए। The urge to secure markets before therefore lead to fierce battle between the trading companies. Through the 17th and the 18th century, they regularly sank each other's ship. ठीक है। अब क्या हुआ था, एक दूसरे को खत्म करने के लिए उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ठीक है, लड़ाई झगड़े होने लग गए, एक कंपनी दूसरी कंपनी से लड़ रही है, उनके बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन सभी को क्या चाहिए, ये सेम चीजें चाहिए थी, और सेम चीजों में उतना ही प्रॉफिट चाहिए था जितना वो पहले कमाते थे। अब दूसरी कंपनी की प्रेजेंस की वजह से उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा था। तो क्या हुआ, 17 और 18 सेंचुरी के बीच में उन लोगों ने क्या करा, एक दूसरे के शिप को सैंक यानी डुबोना डुबोना स्टार्ट कर दीजिए, कर दिए। देखिए मान, अब क्या होता है, हमारे यहाँ पे पहले वो रोड तो थे नहीं ना, तो रोड अब भी है, इंग्लैंड तक जाने के लिए कोई रोड नहीं जाता, ठीक है, या फिर आप पुर्तगाल तक जाने के लिए भी कोई रोड नहीं है, या तो एयरवेज है, और एयरवेज उस टाइम पे था ही नहीं। ठीक, तो सी रूट हुआ करते थे। अब सी रूट में क्या होता था, समुद्रों में के रास्ते से हम क्या करते थे, ये लोग अपने जहाजों में सामान भर भर के उनको दूसरी जगहों पर अपने देश में भेजा करते थे। तो इन कंपनीज को अब एक ही तरीका दिखा कि ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे के जहाज को या तो लूट लेते थे रास्ते में, ठीक है, या फिर क्या करते थे, उनको डुबो देते थे। ठीक है, अब देखो उन्होंने इतना सारा माल खरीद के उस जहाज के अंदर भेजा, ठीक है, अब वो जहाज डूब जाए तो क्या होगा, उन लोगों ने जितना सामान खरीदा वो सारा पैसा तो उनका वेस्ट चला जाएगा। या फिर उस जहाज को अगर कोई लूट ले या डुबो दे तो क्या होगा, उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉस होने की वजह से क्या होता है, अक्सर कंपनी बंद हो जाती है। तो उन्होंने यही तरीका निकाला कि या तो वो एक दूसरे के शिप्स को डुबो दे, उनके रास्ते को रोकना शुरू कर दिया, ठीक है, और ताकि उनकी जो सप्लाई है उनकी कंट्री के अंदर वो रुक जाए, और उनका सामान जो उन्होंने यहाँ पे खरीदा है वो वहां तक ना पहुंच पाए। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या करा, एक दूसरे को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, ताकि वो जो दूसरी कंपनियां हैं एक दूसरी कंपनी को भगा सके, यहाँ से खत्म कर सके। ठीक है, अब ये जो व्यापार था ये इनका हथियारों की वजह से चल रहा था, वेपन्स की बेस पे चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे के जहाज डुबो रहे थे। ठीक है, और इसी के चलते उन्होंने क्या करा, फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, मान लीजिए एक एरिया है जहाँ पे मार्केट है, तो उन लोगों ने क्या करा, उस मार्केट को ना फोर्टिफाइड करवाना स्टार्ट कर दिया, किले बनाना शुरू कर दिया। किले मतलब उसके चारों तरफ ना दीवारें बनवाना शुरू कर दिया, जैसे एक मार्केट है उसको घेर लेना। ठीक है, उस मार्केट को घेरना स्टार्ट कर दिया। क्यों? देखो जब चारों तरफ मार्केट बन जाएगी, मार्केट जो है, ठीक है, उसके चारों जब तरफ दीवारें बना दी जाएगी तो उसमें एक एंटर रूम छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एंटर गेट छोड़ दिया, एंटर गेट से वही आ पाएगा जिसके पास उसकी क्या होगी, चाबी होगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, जो मार्केट से इनको फोर्टिफाइड करवाने यानी फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, ताकि क्या कर सके कि जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा वो अपना बढ़ा सके। अब देखिए मार्केट एक के हाथ में होगी तो मार्केट के अंदर का सारा सामान भी एक ही के पास जाएगा, और जब एक ही के पास जाएगा तो वो एक ही जना क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्टिफिकेशन था ये कई बार जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ इन कंपनीज के झगड़े का भी कारण बन गया था। देखिए, दिस एफर्ट्स टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लूड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। तो वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे वहाँ के एरिया के, उन लोगों ने इस चीज पर एतराज जताया कि हम मार्केट को फोर्टिफाइड नहीं करेंगे, मार्केट के अराउंड फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, अगर वो मार्केट अपने कब्जे में कर लेंगे तो वो जो मार्केट से रेवेन्यू वगैरह जो मिलता है वो सब क्या होगा, जो कर वगैरह टैक्स वगैरह जो राजाओं को मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, द कंपनी देवर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, तो जब लोकल रूलर्स ने भी इसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया तो कंपनी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि यहाँ पर बिजनेस जो है, ट्रेड जो है उसको सेटअप करना इतना आसान नहीं है। अगर यहाँ पर राजनीति ऐसे होती रही, जो लोकल रूलर्स है, ठीक है, वो भी अगर इस तरीके से इंटरफेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे व्यापार करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने फिर आगे नए तरीके निकाले, उन्होंने पॉलिटिक्स में घुसना स्टार्ट किया, इंडिया की जो राजा महाराजा थे उनके मैटर्स में घुसना स्टार्ट किया। उन लोगों ने क्या करा, यहाँ के जो कुछ लोकल रूलर थे उनको घूस देकर यानी रिश्वत देकर उनको खरीदना चाहा, ताकि क्या कर सके कि वो जब राजा महाराजा उनके
घूस के आधार पर यानी उनके रिश्वत के आधार पर उनके अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे तो उनको बिजनेस सेटअप करने में दिक्कत भी नहीं होगी और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ तक। यहाँ आपने पढ़ा कि किस तरीके से उन लोगों ने क्या किया कि अपनी कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनीज के साथ में लड़ाई करी और कैसे वो लोकल रूलर्स से परेशान, लोकल रूलर ने उनके बीच में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कि लोकल रूलर जो इंटरफेयर करना स्टार्ट हुए तो उन्होंने इस चीज को हैंडल कैसे किया। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में अपना व्यापार करना स्टार्ट या शुरू करती है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना व्यापार शुरू करती है। तो देखिए पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थी, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। तो आपको ये चीज नोट डाउन करनी है कि जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो हुगली नदी के किनारे पर लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1651 में। ठीक है, आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो कहाँ लगाई गई थी या कब लगाई गई थी। तो आपको बताना है ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, हुगली नदी के किनारे पर लगाई गई थी। और कब लगाई गई थी? 1651 में यानी 1651 में। दिस वॉज द वे बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नॉन एट द टाइम एज फैक्टर ऑपरेट। ठीक है, अब ये जो फैक्ट्री लगाई गई थी ये उनका बेस बन गया था, आधार बन गया था एक तरीके से। यहाँ से वो क्या करते थे? अपना व्यापार करते थे। ठीक है, और जो लोग इसके अंदर व्यापार करते थे उन लोगों को हम फैक्टर्स के नाम से जानते थे। ठीक है, देखिए पहला काम क्या है आपका इसमें, पहला क्या याद रखना है आपको कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो 1651 में लगाई गई थी। कहाँ लगाई थी? हुगली नदी के किनारे पर। दूसरा, जो लोग इसके अंदर काम करते थे, जो फैक्ट्री के अंदर काम करते थे और कंपनी को ऑपरेट करते थे, कंपनी के व्यापार को ऑपरेट करते थे, ठीक है, उनको क्या कहते थे? ट्रेड फैक्टर्स कहते थे। ठीक है, जो लोग इसके अंदर काम करते थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिशियल्स वेयर कंपनी ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सैट। ठीक है, अब इस फैक्ट्री के अंदर एक वेयर हाउस था। क्या था? वेयर हाउस, जिसे आप गोदाम भी कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, वहां पर ये लोग क्या करते थे? उन सभी सामानों को रखते थे, उन सभी चीजों को रखते थे। गुड्स मीन्स होती है चीजें। ठीक है, यहाँ पे गुड्स मतलब अच्छे वाला अच्छा नहीं है, ये गुड्स है। गुड्स मीन्स सामान यानी चीजें। ठीक है, वहां पर वो उन गुड्स को, उन चीजों को रखते थे जिन्हें वो एक्सपोर्ट करते थे अपनी कंट्री में। ठीक है, और उन्होंने वहां पर ऑफिस भी बनाए थे जहाँ पर उनके ऑफिसर्स यानी उनके अधिकारी आदि बैठा करते थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वेयर हाउस क्या होता है। वेयर हाउस वो होता है जहां पर क्या होता है कि सामानों को रखा जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए स्टोर करके। और इन वेयर हाउसेज में ऑफिसेज हुआ करते थे जहाँ पे इस कंपनी के ऑफिशियल्स बैठा करते थे। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड हुआ, उनका व्यापार बढ़ा, ठीक है, वैसे वैसे ही कंपनी ने क्या करा, जो सौदागर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उन लोगों को परसुएट करना, राजी करना, मनाना, उन लोगों ने उनको मनाना स्टार्ट किया कि वो लोग क्या करें, फैक्ट्री के आस पर आकर रहने लगे, बसने लगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर देखो क्या होगा, वो आसपास रहेंगे तो उनको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के पास जो सामान होता था, अगर मर्चेंट्स वगैरह, व्यापारी वगैरह वहां आएंगे तो उनको क्या होगा, ट्रेड करने में आसानी रहेगी। इसलिए उन लोगों ने ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को परसुएड किया कि वो क्या करें, वहां पर आए और आकर फैक्ट्री के आसपास रहें। ठीक है, 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वहां पे मर्चेंट्स वगैरह आकर रहने लगे तो कंपनी ने क्या करा, वहां पे फिर से फोर्टिफिकेशन यानी उसको फोर्टिफाइड कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लिखा है ना, बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, ताकि वो क्या कर सके, वहां पर कोई और बाहर की कंपनी जो है या बाहर के लोग जो है वो ना वहां पर ना आ सके, इसलिए उन्होंने उसको फोर्टिफाइड कराना स्टार्ट कर दिया। 2 years लेटर, 2 साल बाद, इट ब्राइड मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेजेस। ठीक है, 2 साल के बाद उन्होंने कुछ मुगल ऑफिशियल्स जो थे, मुगल अधिकारी जो थे, उनको क्या करा, ब्राइब दी, घूस दी, रिश्वत दी, और उनसे क्या करा, 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। जमींदारी खरीदने का समझते हो कि अगर वो जमींदार बन जाएंगे तो उस गांव से जो इकट्ठा होने वाला टैक्स होगा, जो रेवेन्यू होगा, वो सारा किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा, ना कि रूलर को मिलेगा, जो वहां के शासक थे। देखिए राजा महाराजा जो होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो किससे होती है? रेवेन्यू से होती है, कर से होती है, जो उन लोगों को राजस्व मिलता है
गांव से, राज्य से अपने, ठीक है। तो इसी तरह से अब क्या हुआ, जब कंपनी ने 3 गांव की जमींदारी खरीद ली मुगल ऑफिशियल्स को क्या देकर, रिश्वत देकर, तो क्या हुआ था, उन 3 गांवों की जो जमींदार जो राजस्व था वो किसको मिलने लग गया था, कंपनी को मिलने लग गया था। वन ऑफ दीज वाज कैलिकाटा, उसमें से एक तो कैलिकाटा था, विच लेटर ग्रू इनटू सिटी ऑफ कलकत्ता, कैलकाटा और कोलकाता, जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। जो एक गांव उन्होंने खरीदा था उसमें से एक कोलकाता था, एज इट नॉन एज टुडे, जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। पहले उसका नाम क्या था, कैलिकाता, फिर क्या पड़ा, कैलकाटा, ठीक है, कैलकाटा, फिर उसका नाम पड़ा कोलकाता, ठीक है। कोलकाता उन 3 गांवों में से एक था जो उन्होंने खरीदे थे। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free. इसके अलावा उन्होंने परसुएड, यहाँ पे फिर से क्या वर्ड आया है, परसुएड, उन्होंने मुगल एम्परर यानी जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब, उनको भी राजी कर लिया था इस चीज के लिए कि वो उन्हें एक फरमान दे दे, चार्टर दे दे, जैसे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की महारानी से लाई थी ना चार्टर, जिसमें उन्हें ये राइट मिला हुआ था कि ईस्ट की तरफ कोई और इंग्लैंड की कंपनी जाके व्यापार नहीं करेगी। इस तरीके से उन्होंने औरंगजेब से भी एक चार्टर यानी एक फरमान ले लिया था, ठीक है, कि वो बिना शुल्क चुकाए, ठीक है, कि बिना कोई फीस दिए यहाँ पर व्यापार करेंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी और कंट्री में जाएंगे, ठीक है, और वहां पर जब बिजनेस करेंगे तो आपको वहां की गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा या फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या करा, होना तो यही चाहिए था, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को औरंगजेब को देनी चाहिए थी फीस, लेकिन उन्होंने औरंगजेब को इस चीज के लिए राजी कर लिया था कि वो बिना फीस दिए यहाँ पर बिना कोई ड्यूटी फीस दिए व्यापार करेंगे, और औरंगजेब ने उन्हें इस चीज की परमिशन दे दी थी। लेकिन ये परमिशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी को दी गई थी। एक कंपनी का नाम था ना ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो व्यापार किया जाएगा उसको ड्यूटी फ्री बिजनेस करने की परमिशन है, ठीक है। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उन्हें और ज्यादा से ज्यादा कंसेशन मिल जाए, उन्होंने वहां के लोगों को या वहां के जो रूलर्स थे उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, मतलब उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश की। Aurangzeb's फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। देखिए औरंगजेब ने जो फरमान दिया था वो केवल कंपनी को दिया था कि कंपनी जो है वो ड्यूटी फ्री बिजनेस कर सकती है, बट द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty, ठीक है। और उनका मानना ये था कि जो कंपनी के नाम से व्यापार किया जा रहा है वो ड्यूटी फ्री हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं यानी जो अधिकारी जो अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, जो कंपनी के नाम से अलग कर रहे हैं, अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को ड्यूटी देनी थी, यानी उन लोगों को फीस देनी थी। लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस फरमान का गलत फायदा उठाया और बोला कि हमें तो फरमान दिया हुआ है औरंगजेब ने, हम तो नहीं देंगे किसी भी तरह की ड्यूटी। तो उन्होंने क्या करा, इस चीज का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। दिस दे रिफ्यूज टू पे, और उसके बाद उन्होंने फीस देने से मना कर दिया। कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू बंगाल, जिसकी वजह से बंगाल का राजस्व जो था वो बहुत कम हो गया। देखिए कंपनी को परमिशन थी बिना बिजनेस के व्यापार बिना फीस के व्यापार करने की, लेकिन जो कंपनी के और अधिकारी थे जिन्होंने अपने प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर रखे थे उन लोगों को ऐसे कोई भी फ्रीडम नहीं मिली हुई थी। लेकिन उन्होंने इस फरमान का गलत फायदा उठाया और फीस देने से या राजस्व देने से एक तरीके से मना कर दिया, जिसके बाद जो बंगाल के रूलर थे उनके पास जो राजस्व आता था, जो रेवेन्यू आता था, उसको उसकी मात्रा जो है बहुत कम हो गई थी, जो रेवेन्यू था वो बहुत कम आने लगा था और इनकी वजह से उनकी इनकम जो थी वो कम होती जा रही थी। देखिए भाई एक राजा की इनकम जो होती है वो राजस्व से होती है और इसी राजस्व से वो क्या करते हैं, अपना राज्य चलाते हैं, अपना शासन चलाते हैं, अपनी सेनाओं को पालते हैं, अपने राज्य के लिए काम करते हैं। लेकिन जब ये राजस्व भी उनके पास नहीं आएगा तो वो ये सब काम कहाँ से करेंगे। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट पे टैक्सेस, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले इतना ही पढ़िए, ठीक है। आप इस चैप्टर को जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया इतने को अच्छे से समझिए, फिर हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे कि जब बंगाल का रेवेन्यू इतना कम होने लगा तो कि वहाँ के शासकों ने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया, और लिया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। तो आप आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब स्थापित हुई, 1651 में हुगली नदी के किनारे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, वहाँ के जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उनको उसके अंदर जो लोग काम करते थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था। उसमें एक वेयर हाउस हुआ करता था, वेयर हाउस के अंदर ऑफिसेज हुआ करते थे और ऑफिस में क्या होते थे, कंपनी के ऑफिशियल्स यानी अधिकारी बैठा करते थे। फिर उन्होंने क्या करा,
कि जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे उनको परसुएट करा कि वो फैक्ट्री के आसपास आके रहना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 2 साल बाद कुछ मुगल रूलर्स को क्या दी थी, घूस दी थी, ब्राइब दी थी, जिसके बाद उन्होंने 3 गांव की जमींदारी खरीद ली थी और उसमें से एक गांव कौन सा था, कैलकटा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने औरंगजेब से एक फरमान ले लिया था जिसके बाद वो ड्यूटी फ्री बिजनेस कर सकते थे। चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए।